हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मैं आपकी शैली मैम। चैप्टर चल रहा है रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो 15 क्वेश्चन कर चुके हैं 3.1 से 3.15। अब स्टार्ट करते हैं 3.16 से 3.20, है ना। 5-5 क्वेश्चन करो, 15-15 20-20 मिनट के टाइम में एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। जहाँ कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, आपको लगेगा एनसीईआरटी का इतना टफ क्वेश्चन है, मेरे बोर्ड में ऐसा आएगा या नीट और जेईई में ऐसा क्वेश्चन फंस गया तो इतनी कैलकुलेशन, तो इतना लेंदी कैलकुलेशन नहीं आता है। कैलकुलेशन आपके एग्जाम में ऐसा आता है कि आप नॉर्मली कर पाओ। हाँ, जेईई वालों के लिए हम कह सकते हैं थोड़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट आती है, थोड़ी मतलब उनकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। लेकिन जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, जो आपके अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उनकी कैलकुलेशन इतनी डिफिकल्ट नहीं आएगी जितनी आपको एनसीईआरटी ने दे रखी है। लॉग भी ले लो, एंटी लॉग भी ले लो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट आइडिया आपको होना चाहिए, सिंपल टर्म्स आप निकाल पाओ, ठीक है। तो अपन एनसीईआरटी क्वेश्चन करें तो थोड़ा पैटर्न वाइज करेंगे, शॉर्टकट भी बताऊंगी, लेकिन लिखते टाइम हम पूरा लॉन्ग आंसर लिखेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। 16वां क्वेश्चन करा रही हूँ, पहला थोड़ा करा रही जो सोच रहे हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकेंड इनवर्स है, ठीक है भाई। वेग स्थिरांक यानी के, फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की वैल्यू जो है वो 60 सेकेंड इनवर्स है। अभिकारक को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16 भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। मतलब प्रारंभिक सांद्रता अगर 1 है तो बची हुई सांद्रता R वो 1/16। इनिशियल कंसंट्रेशन अगर 1 है, 1 मोल पर लीटर मान लूँ, तो बचेगा कितना, 1/16 बचना चाहिए। इसमें आपको टाइम निकालना है, ठीक है। तो हम कहेंगे फॉर्मूला तो हमें याद है फर्स्ट ऑर्डर का, प्रथम कोटि का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, वेग व्यंजक जिसे कहते हैं, समाकलित वेग समीकरण 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग बेस 10 R0/R। तो हम कहेंगे हाँ, ये तो हमें याद है। टाइम निकालना है, बाकी डेटा तो है ही सही, तो निकालो टाइम 2.303, ठीक है। के कितना, तो हम कहेंगे के 60 लॉग बेस 10 R0 1/16, 16 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर टाइम 2.303 डिवाइड बाय 60, 16 लॉग 16 को 2 की पावर कितना लिखूं, 4 लिख दूं क्या बोलो, 2 की पावर 4 लिख दूं। 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 लिख सकते हैं, है ना। इतना तो कर ही लोगे। तो हम कहेंगे हाँ यार लिख दो मैडम, इतना क्या परेशान हो। तो 2.303 डिवाइड बाय 60, लॉग में पावर आगे आ जाती है 4 × log 2। अब ये मैं कहना log 2 पता नहीं है, log 2 पता होना चाहिए 0.3010, एग्जाम में दे देगा बट कोई गारंटी नहीं है। log 2 मानेगा 12वीं का बच्चा, इतना तो पता ही होना चाहिए। तो log 2 की वैल्यू 0.3010। तो हम कहेंगे ठीक है चलो, टाइम इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 60 × 4, log 2 की वैल्यू 0.3010। अभी सॉल्व कर लो भाई, ठीक है। सॉल्व तुम करोगे तो 4 और 60 को काट दूं, 15 चौके 60, ठीक है। ये तो 2.303 × 0.3010, ये तो 0.693 होता है, 0.693 डिवाइड बाय 50, ठीक है भाई। इतना तो करना ही पड़ेगा, है ना। 2.303 × 4 × हाँ, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 0.693 डिवाइड बाय कितना है 60, है ना। तो तुम्हारा जो आंसर आएगा, तुम्हारा आंसर आ रहा है 0.046, ठीक है। तो टाइम जो आएगा 0.046 सेकेंड्स। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी, बाकी तो क्या है, दिमाग लगाना छोटा सा, कर लोगे, फॉर्मूला बेस्ड है। आगे बढ़े, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय विस्फोट है वो, नाभिकीय विस्फोट का 28.1 वर्ष अर्धायु वाला उत्पाद स्ट्रोंशियम 90 है। यदि कैल्शियम के स्थान पर 1 माइक्रोग्राम स्ट्रोंशियम नवजात शिशु की अस्थियों में अवशोषित हो जाए तो उपापचयन से ह्रास ना हो तो 10 वर्ष बाद और 60 वर्ष बाद इसका कितना अमाउंट रहेगा। तो ठीक है, मान लो कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह गिरा,
हवा में जो है वो स्ट्रोंशियम, एक्सप्लोजन के बाद जो यूरेनियम है टूट जाता है ना, बेरियम स्ट्रोंशियम, तो स्ट्रोंशियम है, ठीक है, स्ट्रोंशियम रेडियो एक्टिव है, 90 वाला है। अब ये कह रहा है इसका हाफ लाइफ 28.1 है। चलो टी हाफ आपने मुझे दे दिया 28.1 वर्ष, ठीक है। अब जो न्यूबॉर्न बेबी है वो कैल्शियम उसकी अस्थियों में अवशोषित होता है, तो कैल्शियम की जगह भाई ना मिट्टी में या जहाँ पे भी वो है, तो न्यूबॉर्न बेबी जो है स्ट्रोंशियम 90 एब्जॉर्ब करने लग गया। तो स्ट्रोंशियम 90 तो मेटाबॉलिज्म में जाएगा नहीं, डिसइंटीग्रेट होगा नहीं, वो तो अपने एक निश्चित अंतराल है ना 28 साल बाद में वो आधा हो जाएगा, ठीक है। तो 28 साल बाद में आधा हो जाएगा, वो कह रहा है 10 साल बाद में बताओ, 60 साल बाद में बताओ, तो हम कहेंगे ठीक है ना। इनिशियल अमाउंट आप मान लो कि न्यूबॉर्न बेबी जो है, न्यूबॉर्न बेबी नवजात शिशु जो है वो 1 माइक्रोग्राम अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो मैं कहूँगी देखो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है, सभी नाभिक विखंडन अभिक्रियाएं फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है, तो मैं पहले के निकाल देती हूँ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, है ना। मुझे पता है ये प्रथम कोटि है क्योंकि नाभिक विखंडन की बात आ चुकी है, तो हम कहेंगे ठीक है भाई अभिक्रिया तो प्रथम कोटि। तो के का फॉर्मूला है 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ, तो हम कहेंगे के इक्वल्स टू 0.693 को खोलो तो हम कहेंगे 2.303 इंटू 0.3010 और टी हाफ जो है वो 28.1 ईयर इनवर्स, ठीक है भाई ईयर इनवर्स। अब ये कह रहा है कि आप तो बताओ 10 साल बाद कितना बचेगा, 60 साल बाद कितना बचेगा, तो टी बराबर 10 ईयर्स पे बताओ कितना बचेगा। तो मेरे पास के भी है, समय भी है, मुझे आर बताना है ना, रिमेनिंग अमाउंट 10 साल बाद है ना, 10 ईयर्स बाद में आर कितना बचेगा ये बता दो, फिर 60 साल बाद बता देना, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 आर नॉट बाय आर, ठीक है। के का वैल्यू मेरे पास ये रहा भाई 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन 28.1, ठीक है, इक्वल्स टू वापस यही आएगा 2.303 टाइम तो आप तो 10 ईयर बाद कह रहे हो, लॉग 10 आर नॉट, आर नॉट मतलब इनिशियल कितना है 1 माइक्रोग्राम, ठीक है। नया लिखा नहीं, हम लिख सकते हैं भाई, देखो आर नॉट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 माइक्रोग्राम, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 ग्राम, तो हम कहेंगे ठीक है ये आर नॉट है ना। तो आर नॉट लिख दिया 10 की पावर -6 अपॉन आर, ठीक है। अभी सॉल्व करो तो हम कहेंगे चलो जो काट छाट एटलीस्ट वो तो कर लें, तो ये तो काट दे 2.303, 10 यहाँ ले आती हूँ तो मेरे पास आ रहा है 10 इंटू 0.3010 डिवाइड बाई 28.1, ठीक है, 10 मिल गया इधर। अब लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो भाई लॉग 10 की पावर -6 माइनस लॉग आर, ठीक है। अब लॉग आर तो हम निकाल देंगे, पहले इसको तो सॉल्व करो, तो 10 की पावर -6 लॉग में पावर आगे आ जाती है, तो हम कहेंगे ठीक है भाई पावर तो आगे आ जाएगी, सेट करो। तो देखो 10 इंटू 0.3010 डिवाइड बाई 28.1, पावर आगे आ जाए तो क्या आएगा -6 लॉग 10 हो जाएगा, तो हम कहेंगे हाँ -6 लॉग 10 तो 1 हो गया माइनस लॉग आर, ठीक है। अब लॉग आर उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा और ये डेटा माइनस का हो जाएगा, तो हम कहेंगे ऐसे कर लो, चलो लॉग आर इक्वल्स टू ये इधर ले जाओ प्लस का, 6 जो है वो माइनस का है ही सही, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस है ना -10 इंटू, ये थोड़ा इजी कर लेते हो तुम्हारे लिए, इसको वहाँ ले जाते हो तो चलो ये 6 प्लस का हो जाएगा, तो तुम्हारे लिए थोड़ा इजी रहेगा। 10 इंटू 0.3010 अपॉन 28.1 -6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +6 इक्वल्स टू लॉग आर, ठीक है ना। एंटी लॉग लेना है, 10 की पावर में ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व करो तो भाई 10 इंटू 0.30 तो 10 से मल्टीप्लाई करो तो 3.0 डिवाइड बाई 28.1, इसको एक बार तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले 0.3010 को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 10 से, 3.01 हो गया, डिवाइड कर लेती हूँ 28.1 से, तो ये 0.107 हो गया, इसमें 6 को जोड़ दूँ, ठीक है, तो ये हो गया 6.10,
ठीक है भाई 6.10, तो मैं इसको लिख देती हूँ 6.10 इक्वल्स टू माइनस लॉग आर। ओके, अब लॉग आर इतना है ना। देखो हमने कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करा है। सबसे पहले मुझे के निकालना था, के निकालने के लिए 0.693 ऐसे लिख दिया डिवाइड बाय टी हाफ, तो ये मैंने के लिख दिया 2.303, ये टाइम लॉग 10 की पावर माइनस 6 ठीक है, लॉग ए अपॉन बी 10 की पावर माइनस 6 माइनस लॉग आर। ओके, अब क्या करें, तो अब हमारे पास ये कट गया, ये था 10 इधर ले गए, ठीक है 28.1 ये है लॉग आधर पे ले जाऊँगे तो माइनस हो जाएगा, उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, आंसर -6 और ये माइनस, हाँ ठीक है, ये तो 0.10 ही है ना, तो ये आपका 6.10 ही आएगा। ठीक है, अब देखो आर क्या होगा, तो आर हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 6.10 है ना। अब एंटी लॉग ऑफ 6.10 क्या, एंटी लॉग मतलब 10 की पावर और माइनस, सॉरी है ना, एंटी लॉग ऑफ -6.10 या माइनस लिख लो, तो आर इक्वल्स टू 10 की पावर -6.10। ठीक है, अब आर इक्वल्स टू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -1, सॉरी -0.1, ये है ना। आर इक्वल्स टू 10 की पावर -6 और 10 की पावर कितना, तो हम कहेंगे 10 की पावर माइनस का 0.1। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 की पावर 0.1 का एंटी लॉग ले लो, 0.1 का एंटी लॉग भाई 1.2 होता है, तो ये आपको आंसर दे क्यों नहीं रहा, आपको एन ही तो पूछा है, R0/R। एक सेकेंड बच्चों, हम चेक करते हैं इसको। $3.17 है ना आपका, ये आपका आंसर। R0/R log A अपॉन B, log A माइनस log B 10 की पावर -6। ठीक है, 10 की पावर -6 ही तो लिखा जाएगा भाई इसको। ओके 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 ओके, देखो हालांकि आंसर तो ठीक है अपना, बट आपसे कहा गया है कि 1 माइक्रोग्राम है इनिशियल अमाउंट, तो आप आंसर भी माइक्रोग्राम में ही दे दो, आप इस टंटे में क्यों पढ़ते हो। ठीक है, तो जब आंसर माइक्रोग्राम में ही देना है तो हम इस चक्कर में ना पड़े और हम अपना आंसर माइक्रोग्राम में ही लाने की कोशिश करते हैं, तो हम कहेंगे ठीक है अगर आंसर ही माइक्रोग्राम में लाना है, ओके चलो क्या करें, है ना, समझे ना मेरी बात भाई। हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो ग्राम में कन्वर्ट करूंगी तो मेरा आंसर ग्राम में आएगा, बट आप जो हर जगह सॉल्यूशन देखें तो आपको आंसर माइक्रोग्राम में दिया हुआ है, तो हम कहेंगे ठीक है चलो माइक्रोग्राम में दिया हुआ है तो ये माइक्रोग्राम कर दो, और यहाँ से चलो हटाओ उसको, तो हम क्या करें वापस अपने आंसर के लिए 2.303, ये तो ठीक है 0.3010, और ये भी ठीक है 28.1, और यहाँ आ जाए ये टाइम हो गया 10 साल, log बेस 10 और R0 log बेस 10, R0 में 1 लिख देती हूँ, R मुझे फाइंड करना है। ठीक है, अब क्या करूँ, 10 इधर ले गई तो यहाँ हो गया कितना log 1/R। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो, तो भाई 10 इंटू 0.3010 डिवाइड बाई 28.1, ये तुम्हारा वही आ रहा है 0.1071, एक बार मैं और मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, हाँ 0.1071। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं लिख लेती हूँ, देखो log 1/R इक्वल्स टू 0.107,
ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके भाई, चलो अब इसको सॉल्व करो। तो ये सॉल्व क्या करो, ये है log 1 माइनस log r इक्वल्स टू 0.107। आंसर वही अभी भी देखो, पिछली बार मैंने माइक्रोग्राम लिखा था ना 10 की पावर माइनस 6, तो वो एक्स्ट्रा था, हटा दो उसको, तो माइक्रो 10 की पावर माइनस 6 हट गया, तो आंसर तो अभी भी यही। अब log 1 तो 0 होता है, तो हम कहेंगे भाई देखो माइनस log r इक्वल्स टू 0.107। ठीक है, अब उसका एंटीलॉग लेना है, एंटीलॉग लॉग कैंसिल, दोनों तरफ एंटीलॉग ले लो, मतलब उसका एंटीलॉग एक का तो लोगे नहीं, तो एंटीलॉग लॉग कैंसिल, तो यहाँ आएगा r, है ना। एंटीलॉग मतलब 10 की पावर ये, और माइनस है तो 10 की पावर माइनस 0.107 लेना चाहो तो वो ले लो ये। ठीक है, तो r जो है मेरे पास, है ना, समझे मेरी बात। देखो एंटीलॉग लॉग कैंसिल, एंटीलॉग 0.107, परेशान तो नहीं हो गए ना, देखो ये है एंटीलॉग 0.107, उधर से माइनस हटाया तो इधर आ गया माइनस 0.107। तो एंटीलॉग मतलब इसको 10 की पावर में ले लो, 10 की पावर माइनस 0.107, तो हम कहेंगे ठीक है 10 की पावर माइनस 0.107। अब 10 की पावर माइनस का 0.1, देखो 10 की पावर जो 0.1 होता है दैट इज 1.2 होता है, ये याद रखो। 10 की पावर 0.1 जो होता है वो कितना होता है, 1.2 होता है। अब हाँ, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था आपका, 10 की पावर माइनस चल रहा था। तो अब मैं क्या करूं, इसको ऐसे लिख दूं, 10 की पावर माइनस 0.107, 1/10 की पावर 0.1 कर देती हूँ, तो हम कहेंगे हाँ ऐसे कर लो। अब ये तो मुझे पता ही 1.2 है, तो 1/1.2 कर दो। अब 1/1.2 को सॉल्व कर लो भाई, तो अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय 1.2 करूं तो 0.83 के अराउंड मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, 0.83, और एग्जैक्ट देखूं क्योंकि मैंने 0.1 लिया है ना, मैंने लमसम लिया है, और अगर तुम एग्जैक्ट लोगे ना तो मैं तुम्हें बताऊं 1.2 नहीं आएगा, 1.28 आएगा। ठीक है ना। 10 की पावर 0.1 है, वो याद रख लें सारे बच्चे, 10 की पावर 0.1 जो 1.2 होता है, तो अब 107 लिया तो ये 1.28 कर देती हूँ, तो ऐसे कर लो। अब 1 डिवाइडेड बाय क्या करो 1.28 कर लेते हैं, तो 0.78 आ रहा है, 0.78 माइक्रोग्राम, है ना। तो बस कुछ करना नहीं था इसमें, r की पावर ये, 10 की पावर ये, तो मैं कहूँगी r इक्वल्स टू 1/10 की पावर 0.107। अब तुम एग्जाम में 1.2 से कर लेना, 10 की पावर 0.1 1.2 होता है, रट लो, फिक्स कर लो, याद कर लो, लिख लो कॉपी में। 10 की पावर 0.1, है ना। 10 की पावर 0.1 क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे 0.1 का एंटीलॉग लेना है, किसी का भी एंटीलॉग लेना हो तो उसको 10 की पावर में लिख दो, क्लियर है ना। ये तो पहले भी आ जाता आंसर, है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, पर मैं वो आंसर ग्राम्स में ला रही थी, अब मैं सीधा आंसर माइक्रोग्राम में लिख दूंगी। ठीक है, मैंने शायद माइनस सोचा नहीं कि माइनस है, 1/, होगा, तो क्या करूँ 1/1.28 के अराउंड था आंसर, और 1/1.28 किया तो 0.78 आया, तो दिस इज 0.78 माइक्रोग्राम। ये ठीक है, समझ में आ गया। मेन तो कॉन्सेप्ट पकड़ लो तुम, करना कैसे है, बाकी टिपिकल कैलकुलेशन ही आया, कैलकुलेशन में तुम्हें सिंपल आता है, तो हम कहेंगे चलो ठीक है, समझ में आ गया। देखो 28.1 साल हाफ लाइफ था, मैंने हाफ लाइफ लिखा, मैंने के का फॉर्मूला लगाया, मैंने के फाइंड कर लिया। 0.693 को खोल के इसलिए लिखा ताकि कुछ तो कैंसल आउट हो। ठीक है, अब ये कह रहा 10 साल बाद कितना बचेगा, तो R0 1 माइक्रोग्राम ले लो, R निकालना। ठीक है भाई, R निकालना है, तकलीफ क्या है, क्लियर है ना। अब 60 साल बाद कितना बचेगा, शुरू में देखो 1 माइक्रोग्राम है और हाफ लाइफ तुम्हारा 28.1 है, 60 साल बाद कितना बचेगा। ठीक है भाई, 60 साल बाद कर लेते हैं, इसको साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो आफ्टर 60 ईयर्स, t बराबर 60 ईयर्स बाद में, 60 वर्ष बाद r कितना होगा ये तुम बताओ। ठीक है भाई, बता देंगे, कैसे बताएं, तो हमने फॉर्मूला लगाओ सीधा, k बराबर, और चलो एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ, फिर मुझे जगह चाहिएगी, 2.303 डिवाइड बाय t log बेस 10 R0 बाय r। ठीक है भाई, अब k था कितना 0.693 अपॉन t हाफ, 0.693 को हम तो ऐसे लिखते हैं 2.303
इंटू 0.3010 डिवाइड बाय 28.1 वर्ष, और यहाँ वापस आ गए 2.303, और इस बार कितने हैं 60 ईयर्स, लॉग बेस 10, आर हमारा 1 है, मतलब R0 1 है, आर मुझे फाइंड करना है। अब क्या करें, तो भाई अब इसको तो काटो कम से कम, 60 यहाँ ले जाओ, तो 60 इंटू 0.3010 अपॉन 28.1 इक्वल्स टू लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो log 1 माइनस लॉग आर। ठीक है, अब मुझे पता है कि log 1 तो 0 है, मतलब माइनस लॉग आर की वैल्यू बोल दो, फिर उसको 10 की पावर में चढ़ा दो, माइनस हटाना है तो 10 की पावर माइनस ले लो, और तो क्या है। तो अब तुम चाहते हो, क्या चाहते हो तुम, 60 इंटू 0.3, भाई 60 इंटू 0.3010 18.06 डिवाइड बाय 28.1, तो 0.642। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, अगर पिछला वाला मिस हुआ तो ध्यान से देखना, 0.642, और ये है माइनस लॉग आर। दोनों साइड एंटी लॉग लो, एंटी लॉग लॉग कैंसिल, एंटी लॉग 0.642 माइनस इधर ले लो, तो तुम चाहते हो एंटी लॉग -642 लिया जाए, हाँ, एंटी लॉग ऑफ -6.642 लिया जाए, ये तुमसे थोड़ा हो जाएगा। देखो ये मेरा आर का आंसर है, तो आर इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.6। अब देखो थोड़ा और दिमाग लगाएं, ये हटा दूं, कॉपी कर देती हूँ, तुम्हारे काम आएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका तुम, ये हटा रही हूँ मैं, ठीक है। अब देखो, अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो, आपके पास ये है 0.642 इक्वल्स टू माइनस लॉग आर। दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, इजी तरीके ही बताऊंगी तुम्हें। मान लो एग्जाम में तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, बस मैंने खाली ये कैलकुलेशन किया है, इसमें बहुत टाइम लग जाता अभी, बाकी ठीक है। अब क्या करें, तो अब देखो आर इक्वल्स टू, तो तुम कहोगे एंटी लॉग माइनस 0.642, ठीक है। अब तुम्हें लॉग में किस किस की वैल्यू आती है, लॉग 2 पता है, लॉग 2.3010, लॉग 3.477, लॉग 4.6020, तो हम क्या यार लॉग 4 पता है। देखो लॉग 4 की जो वैल्यू है ना बेटा, वो 0.6020, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ एंटी लॉग लूँ, सोचो अगर मैंने यहाँ एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग लॉग 4 इक्वल्स टू एंटी लॉग 0.6020, एंटी लॉग लॉग कैंसिल, एंटी लॉग लॉग कैंसिल है ना, तो एंटी लॉग 0.6020 का एंटी लॉग कितना है, 4 है, तो मैं 0.64 चाहिए, तो मेरा आंसर 4 पॉइंट समथिंग है, 4 से तो ज़्यादा ही, और अच्छा खासा ज़्यादा है, 0.64 है ना, 0.60। और अगर मैं log 5 लूँ, तो log 5 होता है 0.699, समझ रहे हो ना मेरी बात। log 4 की वैल्यू कितनी है 0.6020, और 6020, हाँ, और log 5 की वैल्यू कितनी 0.699। अब 0.69 भी नहीं चाहिए और 0.60 भी नहीं चाहिए, 0.64 चाहिए, तो मेरा आंसर 4 और 5 के बीच में झूल रहा है, और 5 की तरफ ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि 6.4 है, तो मेरा आंसर 4.5 4.4 ऐसा कुछ ले लो, लमसम, कैलकुलेटर नहीं है, ये तो तुम कर लोगे नालायक, ये तो कर लोगे, इसमें क्या है ना। तो तुम कहोगे अच्छा R इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.6, तो 6 का 0.6 का एंटी लॉग तो 4 आता है, 0.64 है, तो एंटी लॉग 4.4 लमसम लिख देना। तो रिमेनिंग अमाउंट, और माइक्रोग्राम करना भाई, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो R जो है वो 4.4 माइक्रोग्राम, और R जो है वो आपका 4.4 माइक्रोग्राम, ये हमारा N ही तो है, इन्होंने ये क्यों बोला कि ये नहीं है। फिर कुछ गड़बड़ करी क्या हमने, नहीं करी ना, हाँ करी है 4.4। देखो फिर गड़बड़ क्या करी, ये तो ठीक है एंटी लॉग ऑफ दिस, बट ये माइनस है ना, तो अब आपको क्या करना है, R इक्वल्स टू 1 अपॉन कर दो
6 1 अपॉन कर दूं एंटी लॉग 1 अपॉन एंटी लॉग 0.64। ठीक है, तो आंसर तो आ गया तुम्हारा 4, लेकिन 1 बटा माइनस है ना, नीचे ले जाओ, तो 1 बटा 4.4, तो 1 अपॉन 4.4 निकालना है। जैसे पिछली बार भी आपने ये किया था ना, 1 अपॉन किया था, कहाँ गया भाई, पिछली बार आपने निकाला था 0.78, 1 अपॉन कर दिया था। ठीक है, तो इस बार भी आप 1 अपॉन कर देंगे ये, तो इस बार आपको आंसर मिलेगा, कितना मिलेगा, 0.22। ठीक है, समझ गए, थोड़ा सा भी मिस होते ही गड़बड़ हो जाएगी, है ना। ये मैंने तुम्हें सिखाया, समझे मेरी बात, एंटी लॉग 0.6020, तो मैंने तुम्हें कहा कि भाई 0.60 ले लो तो उसका एंटी लॉग 4 है, 0.64 है तो उसका एंटी लॉग 4.4 है, लेकिन माइनस है ना, तो इसको क्या करूँ, 1 अपॉन एंटी लॉग 6.642 कर दूँ, तो 1 अपॉन 4.4। अब 1 अपॉन 4.4 मतलब समझे, 1 अपॉन 4.4 को सॉल्व करो तो दैट विल बी 0.227 माइक्रोग्राम। क्लियर, बात समझ में आ गई, परेशान मत हो ना। ठीक है, थोड़ा सा उलझाऊ वाला क्वेश्चन है, लॉग एंटी लॉग, बाकी कुछ नहीं है। माइनस है तो 1 अपॉन कर देना, बाकी कुछ दिक्कत नहीं थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपने कर रखा है नोट्स में, देखो, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगे समय का दुगना होता है। मतलब कुल मिला के तुम्हें ये फाइंड करना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए कि T99 जो है वो T90 का डबल है। सही, T99 जो है वो T90 का डबल है। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके, पहले 99% वाला टाइम निकाल देते हैं। 99% पूर्ण होने में, अब फिर सोचो कि भाई 99% पूरा हो गया तो बचा तो एक, शुरू में कितना लिया 100, और 99% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, तो हम कहेंगे बचा एक। ठीक है, तो हम कहेंगे देखो R0 तो ले लो 100 और R ले लो 1, तो T99 निकाल लो। तो हमारा फॉर्मूला वैल्यू है, फॉर्मूला तो याद ही है, 2.303 डिवाइड बाय K log base 10 R0 100 अपॉन R1। ठीक है, तो T99 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K log 100 को 10 की पावर 2 लिख दूं, सबको पता है 100 को 10 का स्क्वायर लिख दूं, 2 आगे आ जाएगा, 2 log 10, तो फिर आपके पास आ गया T99 इक्वल्स टू 2.303 इंटू 2 डिवाइड बाय K और log 10 तो 1 होता है ना, तुम चाहो तो यहाँ लिख लो log 10 टू दी बेस 10, log 10 टू दी बेस 10 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो चलो भाई T99 जो है दैट इज 2.303 इंटू 2 डिवाइड बाय K, ये आ गया मेरे पास इक्वेशन 1। ठीक है, अब आपके पास है 90% कंप्लीट होने के लिए, तो हम कहेंगे ठीक है 90% पूर्ण होने में। अब देखो अगर 90% पूरा होने की बात चल रही है तो तुम R0 100 ले लो। अब सोचो 90% पूरा हो गया तो बचा तो 10 ना, 90% पूरा हो गया, रिमेनिंग कितना, तो हम कहेंगे 10, तो अब तुम T90 निकाल लो। तो वापस वही फॉर्मूला 2.303 अपॉन K log base 10 R0 बाय R, तो log 10 तो 1 होता है, तो T90 की जो वैल्यू आई मेरे पास, T90 वो आई 2.303 अपॉन K log 10 टू दी बेस 10 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है ना, इसको तो मैं 1 लिख देती हूँ भाई, log 10 टू दी बेस 10 1 है, तो बस यही वैल्यू है। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करो, T99 डिवाइड बाय T99, सॉरी T99 डिवाइड बाय T90 करो, 2.303 अपॉन K, और ये तो कट जाएगा, 2 ही तो बचेगा, तो तुम क्या लिखोगे, समीकरण 1 बट्टा समीकरण 2, तो भाई T99 जो है वो 2 इंटू T90 होगा। ठीक है, तो यही तो हमें प्रूफ करना था, बढ़िया, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है भाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं, तो T हाफ निकालो। तो हम कहेंगे देखो 30% वियोजन
मतलब शुरू में मैं 100 मान लूं, इनिशियल अमाउंट 100, बचा हुआ 30% वियोजित हो गया तो बचा कितना, तो हम कहेंगे बचेगा 70। टाइम कितना लग रहा है, तो भाई टाइम आपको लग रहा है 40 मिनट। तो आप ऐसा करो, k निकाल दो, ठीक है। तो अब k का फॉर्मूला, तो हम कहेंगे देखो k तो ये है 2.303 अपॉन टाइम कितना 40 log बेस 10 r0 बाय r। r0 की जगह आप क्या लिखेंगे 100 लिख दो, है ना, और r कितना लिखो 70 लिख दो, ठीक है। अब तो देखो k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय क्या 40 log a अपॉन b क्या होता है log a माइनस log b, ठीक है। तो हम कहेंगे log 10 बेस 10 है ना माइनस log 7 बेस 10, ठीक है। तो फिर 2.303 अपॉन 40 इंटू log 10 की वैल्यू 1 log 7 कितना होता है आपका 0.699 0.8 के आसपास होता है, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, लिखवा भी लेती हूँ, क्या चाहिए आपको, log 7 चाहिए, 0.84 होता है ना, 0.8 तो मुझे याद था, 0.845, ठीक है भाई। तो k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय 40 इंटू, अब 1000 में से 800 कम कर दिया तो कितना बचा 245 और कम कर दो 155 10 9 10, ठीक है ना। तो ये आएगा तुम्हारे पास कितना 0.155। अब मल्टीप्लाई तो तुम्हें फिर करना पड़ेगा भाई, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। क्या करें 0.155 को 2.303 से मल्टीप्लाई किया 3569 डिवाइड बाय क्या करूँ 40 कर देती हूँ पॉइंट, अच्छा मैं मल्टीप्लाई भी क्यों कर रही हूँ, ठीक है रुको मैं ऐसे ही लिखती हूँ। k इक्वल्स टू, देखो छोड़ो एग्जाम में मान लो नहीं करना पड़े मल्टीप्लाई, इजी करने के चक्कर में हम ऐसे ही लिख देते, चलो ये आ गया मिनट्स है ना, मिनट इनवर्स, k की यूनिट टाइम इनवर्स होती है ना फर्स्ट ऑर्डर में, तो ये आ गया मिनट इनवर्स, ठीक है। अब इसने कहा भाई t हाफ निकालो, तो t हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे t हाफ होता है 0.693 डिवाइड बाय k, ठीक है। 0.693 को खोलो तो 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइड बाय k, तो वापस यही है भाई 2.303 इंटू 0.155 डिवाइड बाय 40, बोलो यही है। k की वैल्यू यूँ कहीं डाल दो, 2.30 से तो कटेगा, थोड़ी तो खुशी होगी, चलो ये तो कटा। अब तो भाई t हाफ इक्वल्स टू 0.3010 अपॉन 0.155, 40 ऊपर आ जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है ना। तो एक बार क्या होता है एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते ही फिर गड़बड़ हो जाती। अब करो 40 को 0.3010 से मल्टीप्लाई करो और मुझे आंसर बताओ, ठीक है। तो तुम्हारे को जो आंसर इन्होंने दिया है 77.6 दिया है भाई, देखो अपना आंसर आ रहा है क्या। 40 को मल्टीप्लाई करना है 0.3010 से और डिवाइड किससे करना है 0.155, हाँ तो 77.6 आंसर है आपका, सही आंसर है। यही आंसर आपको सॉल्यूशन बुक में भी दे रखा है और यही आंसर हमारा भी, ठीक है। मतलब सही चल रहा है, कैलकुलेशन वगैरह सब है ना, हमने चेक भी कर लिया, सब बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बराबर दिख तो रहा है आपको, चलो ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब 20 पे आए, एजो है ये, एजो आइसोप्रोपेन, देखो 543 केल्विन तापमान एजो आइसोप्रोपेन हेक्सेन तथा नाइट्रोजन में विघटन के निम्न आंकड़े प्राप्त होते हैं। देखो तुम्हारे पास है एजो आइसोप्रोपेन, एजो आइसोप्रोपेन कुछ ऐसा होता है, एन डबल बॉन्ड एन, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है रिएक्शन,
एनसीईआरटी ने दे भी रखा है ये और ये है एजो आइसोप्रोपेन। एजो क्या होता है भैया? एजो होता है डबल बॉन्ड है ना। प्रोपेन क्या होता है? 3 कार्बन, सेंटर से कनेक्शन करोगे, कोने वाला नॉर्मल होता है, बीच वाला आइसो होता है, पता है प्रोपाइल में, है ना। एक कार्बन पे 2 मिथाइल जोड़ोगे, उसी को ही तो एजो बोलोगे, आइसो बोलोगे। तो ये एजो आइसोप्रोपेन है। तो हम कहेंगे ठीक है चलो इसको क्या ही लिखने बैठे हैं, है ना। तो ये एजो आइसोप्रोपेन है। ये आपका टूटा है किसमें? तो देखो ये किसमें टूटेगा? ये नाइट्रोजन अलग कर दो, 6 कार्बन, तो हम कहेंगे ये टूटा है हेक्सेन और नाइट्रोजन में टूटा है। ठीक है, अब आपको प्रेशर दे रखा है, अलग अलग टाइम पे प्रेशर दे रखा है, वेग स्थिरांक की गणना की। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम इस समीकरण को ऐसे लिख देते हैं, यहाँ लिखती हूँ मैं, ए गिव्स, एजो आइसोप्रोपेन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हेक्सेन भी गैस है, तो ये गैसीय अभिक्रिया है, ए गिव्स बी प्लस सी। ठीक है, अब हमने कहा देखो टाइम 0, ध्यान से पढ़ना, देखो थियरी बता रही हूँ, टाइम 0 पे सिर्फ ए है, बी और सी तो नहीं, टाइम 0 है, तो टाइम 0 है मतलब आपकी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई, तो उत्पाद तो 0 होगा, खाली ए होगा। तो टाइम 0 पे ए का प्रेशर P0, ये 0 और ये 0। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद टाइम कितना? 360 सेकेंड्स ले लेते हैं, तो आपका टाइम हो गया 360 सेकेंड। तो P0 में से P कम कर दो, क्योंकि क्रियाकारक है ना, घटेगा, तो आपको दाब दिया हुआ है, तो अगर सांद्रता होती तो सांद्रता घटती, नहीं तो दाब घट जाएगा, तो P0 में से P कम होगा। अब देखो ये एक गायब होता है तो एक बनता है, तो अगर ये P गायब होगा तो ये P बनेगा, फिर अगर ये एक बनता है तो ये भी एक बनता है, तो इसका प्रेशर P है तो भाई इसका प्रेशर भी P है। ठीक है, अब आपके पास क्या है, आपको इसने बोला देखो टाइम 0 पे प्रेशर 35 मिलीमीटर है, तो टाइम 0 पे तो हमारे पास P0 था, P0 35 मिलीमीटर मरकरी है। ठीक है, और टाइम 360 सेकेंड पे प्रेशर जो है वो 54 है, तो हम कहेंगे ठीक है 54 है मतलब, तो टाइम 360 सेकेंड पर कुल दाब, 360 सेकेंड्स पे कुल प्रेशर, तो हम कहेंगे कुल दाब क्या है, सबको जोड़ दो, तो देखो P0 माइनस P प्लस P प्लस P इक्वल्स टू, आपको इसने दे दिया 54 ले लो। ठीक है, अब ये P काट दो, तो P0 प्लस P इक्वल्स टू 54, तो P 54 माइनस P0, तो 54 माइनस P0 इनिशियल प्रेशर कितना है 35, तो ये कितना 19 आ गया क्या? 55 होता तो 20 होता ना, 54 है तो ये 19 हो गया, 19 मिलीमीटर मरकरी। अब अगर आपने एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी है तो एजो आइसोप्रोपेन का हेक्सेन और नाइट्रोजन में तापीय विघटन प्रथम कोटि का पालन करता है। ठीक है, N2O5 का विघटन भी प्रथम कोटि का पालन करता है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर है तो वेग स्थिरांक K निकालो, तो हम कहेंगे K हो गया 2.303 डिवाइड बाय टाइम लॉग बेस 10, हमने लिखा था R0 बाय R, R0 मतलब 0 समय पे सांद्रता, फिलहाल मेरे पास 0 समय पे प्रेशर है P0, तो R0 की जगह तुम्हें लिखना है P0, R था T समय पे बची हुई सांद्रता, तो T समय पे बचा हुआ दाब P0 माइनस P। ठीक है, P0 माइनस, अब चलो तो 2.303 डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना ले लूँ मैं 360 ले लूँ, 360 लॉग बेस 10, P0 इनिशियल प्रेशर 35, P0 माइनस P, तो P0 कितना 35, P कितना 19, 35 माइनस 19, 2.303 डिवाइड बाय 360 लॉग बेस 10, 35 और 35 में से 19 कम कर दो, तो 35 में से अगर तुम 20 भी कम कर दोगे तो कितना आएगा 25 और 15 16 हो जाएगा क्या, है ना, 15 में से 9 कम 16 हो जाएगा ये। अब 35 बाय 16, ये तो तुम्हें करना पड़ेगा भाई, क्या करें हम 35 डिवाइडेड बाय 16 करें तो 2.1 आ रहा है लमसम। ठीक है, तो 2.1 आ रहा है ना, तो log 2 की वैल्यू लेके तुम काम चला सकते हो, तो हम क्या करें, एक स्लाइड बढ़ा देते हैं पहले, तो हम कहेंगे देखो K इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय टाइम कितना था
टाइम कितना था, 360 सेकेंड था, 360 सेकेंड, log 10, 35/19 जो है दैट इज 2.1। अब इसको लमसम अगर मैं log 2 मान लूं, है ना, log 2 तो 0.3010 होता है, अब 0.31 ले लेना ज्यादा से ज्यादा, क्या ही फर्क पड़ेगा, नहीं तो 0.3010 से कर लेना, है ना। तो log 2.1 आपको कहीं इन्होंने एक्सप्लेन तो नहीं करा है, ठीक है, 0.31 ले लेती हूँ मैं, ठीक है। तो k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई विद 0.31। तो आप इसको सॉल्व कर लो। तो भाई इसको सॉल्व करने से तुम्हारा जो आंसर आना चाहिए वो आ रहा है 2.17 इंटू 10 की पावर -3, 2.17 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ k आ चुका है, बट प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे पास दो डेटा है, तुम्हारे पास समय 720 है और p की वैल्यू 63 भी है, उससे भी एक बार k निकाल दो, है ना, 720 में भी निकाल सकते हो, फिर दोनों k का एवरेज ले लेना। तो हम कहेंगे देखो अगर टाइम 720 सेकेंड है तो मैं k निकालूं, तो k निकालो भाई, कितना आएगा, k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय 720 लॉग बेस 10 पी नॉट। इनिशियल प्रेशर कितना था, देखो इनिशियल प्रेशर कितना है, 35 है, तो हम कहेंगे इनिशियल प्रेशर 35, है ना, और रिमेनिंग प्रेशर, तो फिर वही रिमेनिंग प्रेशर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो आपका कितना आया था ये पूरा डेटा कितने पे था, 360 सेकेंड पे था ना, अब सेम डेटा तुम्हें 720 पे बिठाना पड़ेगा, तो 720 पे, है ना, मैं यहाँ लिख देती हूँ, देखो t बराबर 720 सेकेंड पर कुल दाब। तुम चाहो तो उसको वहां पे भी स्टॉप कर सकते हो, और तुम चाहो तो इससे भी सॉल्व करो, दो डेटा ले लो, फिर k निकालो, फिर k का एवरेज ले लो, ठीक है, तो उससे फर्क पड़ेगा नहीं, आंसर लमसम सेम ही आएगा। तो पी नॉट माइनस पी प्लस पी प्लस पी इक्वल्स टू 720 पे देखो कुल प्रेशर कितना है, 54 है, तो हम कहेंगे भाई ये 54 है, ये काट दूं, पी नॉट प्लस पी इक्वल्स टू 54 है, पी नॉट तो हमारा 35 था, प्लस पी इक्वल्स टू 54, तो पी हो गया तुम्हारा 54 माइनस 35, मैंने कुछ गड़बड़ किया, 63 है ना, 63 है, 54 की जगह कितना लिखोगे, 63 लिखोगे यहाँ पे, ताकि चेंज तो आए आपका, ठीक है। तो अब मैं यहाँ लिख रही हूँ ये 63 है, ये 63 है, ये 63 है, 63 में से p की वैल्यू 35 जो है वो कम कर दो, तो वही 65 होता, 35 कम कर दो तो 45, 55 और 65 30, है ना, और 63 ही है, तो 28 आ जाएगा क्या, सोचो, ठीक है। ये तो ये पी नॉट और यहाँ पी नॉट माइनस पी, 35 माइनस 28, ठीक है। तो 28 और कम कर दूं 35 में से तो 7, तो ये तो log 5 आ रहा है, और log 5 तो 0.699, तो ये तो मेरा वैसे ही बैठ जाएगा भाई, 2.303 डिवाइड बाय 720, समझे ना, ये कितना आया, 7 आया, 35/7 कितना होता है, 5 हुआ, 7 तो 35 होता है, log 5 और log 5 की वैल्यू में थोड़ा स्टेप कम कर रही हूँ, 0.6990, ठीक है। और इसको अगर तुम से सॉल्व करोगे तो भी वही आ रहा है, 2.2 इंटू 10 की पावर -3, तो यहाँ आंसर आया 2.2 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब लमसम बराबर ही है तो यही छोड़ो, और मान लो थोड़ा डिफरेंस आए तो k1 प्लस k2 डिवाइड बाय 2 एवरेज लेके कर लो, मान लो एग्जाम में 3 डेटा है तो एवरेज लेके कर लो, k की वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ना है वैसे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया मेरा। सेकंड वाला देखो मैंने जल्दी जल्दी तो नहीं बता दिया, सेकंड केस में तुम्हें फॉर्मूला तो वही लगाना था, है ना, पी नॉट अपॉन पी, तो पी नॉट तो इनिशियल प्रेशर था, तो भाई इनिशियल प्रेशर पी नॉट तो 35 ही रहेगा। अब 720 पे कुल दाब, तो 720 पे यहाँ 360 की जगह 720 कर दो, तो पी नॉट माइनस पी प्लस पी प्लस पी, 54 की जगह कितना आएगा, 63 आएगा, तो पी नॉट प्लस पी इक्वल्स टू 63 आ गया था, देखो पी नॉट प्लस पी इक्वल्स टू 63, वहां से मैंने पी निकाल दिया और फिर पी की वैल्यू डाल दी, आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, है ना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम अगले 5 क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चंस खुद सॉल्व करना, कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा खुद ट्राई करो, बन जाए क्वेश्चंस, थोड़ा प्रैक्टिस भी आएगी, कैलकुलेशन से स्पीड आपकी तेज बनेगी, है ना, और एग्जाम में आपको हेल्प होगी।
ठीक है, एग्जाम में इतना टेंशन नहीं करो, इतने ज़्यादा टिपिकल डेटा नहीं होगा, ऐसा डेटा होगा कि आपका काम हो जाए। तो मेरा नाम शैली मैम है, चैनल करियर प्लैनेट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।